वेलकम टू माई क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 3 है। आत्मकथ्य यह है काव्य खंड से लिया गया आपका चैप्टर है, जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इन्होंने अपने जीवन का यथार्थ और सजीव और सरल भाषा में वर्णन किया हुआ है, तथा उनके जीवन का जो अभावग्रस्त पक्ष है उनको हमारे सामने सशक्त शब्दों में लिखा हुआ है। इसके पहले भागों में हमने काव्य के कुछ अंश को पढ़ लिया है। अगले काव्य के अंश को हम इस सेशन में पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब देखिए, जब उनके दोस्तों ने, कवि जयशंकर प्रसाद इनके दोस्तों ने उनको आत्मकथा लिखने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, तब वह कहते हैं कि आत्मकथा में मैं लिखूं क्या, क्योंकि मेरे जीवन में तो सारे जितने भी अनुभव है वह दुखों से भरे हुए ही अनुभव है, और ऐसे अभावग्रस्त जीवन को, ऐसे दुख भरे जीवन को मैं लोगों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, लोग मेरी हंसी मजाक उड़ाएंगे। और हाँ, दुखों के अलावा मेरे जीवन में जो सुख के क्षण है वह भी तो मैं नहीं लिखना चाहता। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे निजी जीवन के अनुभव है, वो तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं उनको नहीं लिखना चाहता। अब कवि कहते हैं कि चांदनी रात में जब मैं अपने पत्नी के साथ बातें करता था, तब मेरे जीवन में हम हमेशा मुस्कुराकर हंसते हुए सुख के क्षण आते थे। लेकिन वह सुख के क्षण भी कितने समय मेरे जीवन में आए। जिस प्रकार से स्वप्न हम देखते हैं, सपना देखते समय जब हमारी नींद टूटते तो हमारा सपना क्षण में टूट जाता है, उसी प्रकार सपने में जो सुख को मैंने अनुभव किया है वह एक सपने के भांति है कि सुख क्षण भर में मेरे जीवन से आए और चले गए। आगे कवि कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, आप देखिए यहाँ पर उन्होंने, कवि ने अपने प्रियतम की, अपने प्रेयसी की, अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वह अरुण कपोलों की मतवाली, अर्थात अरुण कपोल क्या होता है? अरुण मतलब लालिमा। सूरज की जो लालिमा होती है उसे अरुण कपोल कहते हैं कि उनकी पत्नी, उनकी प्रेयसी का मुंह इतना सुंदर है, सौंदर्य से वो लालिमा अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया, मतवाली मन को मोहित करने वाली। और ऐसी अरुण कपोलों की लालिमा उनके चेहरे पर छाई हुई है, और वह लालिमा की सुंदर छाया में और अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब देखिए, उन्होंने अपने पत्नी के सौंदर्य का वर्णन या तुलना किससे की है? अनुरागिनी उषा। अनुरागिनी अर्थात प्रेम से भरे हुए, प्रेम से युक्त उषा। उषा का अर्थ क्या होता है? सुबह, प्रातः काल। अब आपने देखा होगा कि जब सूरज का उदय होता है सुबह सुबह में, जब हम देखते हैं तो सूरज की जो लालिमा होती है उसका सौंदर्य बहुत ही सुंदर होता है, और वह अवर्णनीय होता है, क्योंकि उस सौंदर्य को हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत ही शब्द कम पड़ जाते हैं उसका वर्णन करते समय। कौन से? कि सूरज के सुबह जो सूर्योदय होता है उसकी लालिमा सूरज में जो आती है और लालिमा उसके चारों तरफ फैलती है, वह नजारा जब हम देखते हैं तो मन को वह बहुत आकर्षित करता है। निज सुहाग मधुमाया में अर्थात प्रेम भरे, तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि उनकी पत्नी की जो सुंदरता है वह उस उषा अर्थात प्रातः काल के प्रेम भरी स्नेह में है। लालिमा में, सूरज के लालिमा में वह सौंदर्य जो आया हुआ है वह उसकी पत्नी की तरफ से ही आया हुआ है। उसके पत्नी के द्वारा ही वह सूरज को लालिमा युक्त प्रकाश तेजों में
कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कवि ने अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन या तुलना सूर्योदय के समय जो सूरज में लालिमा आती है उससे की है। इसलिए कवि कहते कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि मैंने जो सुख के अनुभव लिए हैं वह अपनी पत्नी के छाया में, अर्थात पत्नी के साथ में, शैडो में। देखो अब पति पत्नी एक दूसरे की छाया ही होते हैं ना, उनके दोनों के बिना जीवन अधूरा होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि पत्नी और पत्नी दोनों का साथ जीवन के अंत तक होना चाहिए। लेकिन अब कवि के जीवन में उनकी पत्नी नहीं है, उनका साथ नहीं है, लेकिन वो कहते कि जिस समय वो मेरे साथ थी वह साथ मेरे लिए कैसा था, बहुत ही सुंदर, मतवाली थी, मन को मोहित करने वाली थी, और उसका सौंदर्य भी सूरज में जिस प्रकार से लालिमा होती है उस प्रकार से उसके सौंदर्य में लालिमा थी, और वह लालिमा मेरे जीवन में छाई हुई थी, मतवाली थी, मेरे जीवन को प्रकाशित कर रही थी, तेजोमय कर रही थी। आगे कवि कहते हैं कि उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथक की पंथा में। उसकी स्मृति, उसकी मतलब किसकी? कवि के पत्नी की। स्मृति अर्थात यादें, पाथे अर्थात सहारा या आश्रय, थके हुए पथिक यानी यात्री या राही, पंथा का अर्थ क्या होता है? मार्ग या रास्ता। अब देखिए जिस प्रकार से थके हुए राही को जब धूप भरे दोपहर में जब वो किसी रास्ते से जाता है और ऐसे थके हुए पाथिक को वो छायादार वृक्ष सहारा देता है, उसी प्रकार मेरे पत्नी ने भी मेरे जीवन में जो कष्ट भरे जीवन था उसमें हमेशा ऐसे कष्ट युक्त जीवन के रास्ते में हम दोनों जब यात्री के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तो वह मेरा पाथे बनी थी, अर्थात मेरी सहचारिणी बनी थी, मेरी आश्रय बनी थी, मेरा सहारा बनी थी। और इसीलिए कवि कहते कि उसकी स्मृति पाथे बनी है, सहारा बने हुए। जब मैं रास्ते में थक जाता था, दुखों से युक्त जीवन में जब थक जाता था तो वह मेरे जीवन में आशा का संचार कर देती थी और नए जीवन को जीने का उम्मीद भर देती थी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। अब देखिए हर पंक्ति में कवि की अलग अलग भावनाएं हमारे सामने आ रही है। अब कवि कहते हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा का अर्थ क्या होता है? गुदड़ी। देखो हम जब सोते समय जो गुदड़ी लेते हैं वह कैसी होती है? अलग अलग वस्त्रों के छोटे छोटे टुकड़े ज्वाइन करके सुई और धागे से सिलाई मार दी जाती है उसको, और वो जब वो पूरी अलग अलग टुकड़े को ज्वाइन करने के बाद जब एक बड़ी गोदड़ी का रूप धारण करते हैं, कंथा का रूप धारण करते हैं, तो वह हमारे जीवन पर जब हम ठंडी के मौसम में उसको हम जब हमारे शरीर पर ओढ़ते हैं तो वह किस प्रकार से हमें उस ठंडी से बचाती है। तो लेकिन जब हम उस गुदड़ी के जब हम सिलाई को उधरते हैं, निकालते हैं, तो उसे क्या हो जाता है? वह वस्त्र छिन्न भिन्न हो जाते हैं। छोटे छोटे वस्त्र होते हैं ना, टुकड़े होते हैं, वह अलग अलग हो जाते हैं। तो कवि यही कहते हैं कि मेरे जीवन में जो अनुभव है वह ऐसे ही अलग अलग दुखों से युक्त है और उन दुखों को एक गुदड़ी की तरह सिलाई मारकर मेरा जीवन भरा हुआ है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे तो मेरे जीवन के इस सीवन अर्थात सिलाई, उधेड़ कर देखना मतलब उस धागे के सिलाई को अगर हम निकालते हैं तो एक एक निकालते समय हमें धीरे धीरे से निकलना पड़ता है। तो उसी प्रकार से मेरे जीवन रूपी गुदड़ी से जब एक एक अनुभव को, दुख भरे अनुभव को मैं व्यक्त करूंगा तो आप क्या करेंगे? एक दुख भरे अनुभव के बाद दूसरा दुख भरा अनुभव, तीसरा दुख, ऐसे दुख के अनुभव की लड़ी ही लग जाएगी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कहता है कि यह जो जीवन है वह छोटा है, लेकिन इस छोटे से जीवन में मेरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। कौन सी कथाएं हैं? जीवन की दुख भरी कथाएं, अभाव से युक्त कथाएं हैं, अभाव से युक्त बातें हैं, अभाव से युक्त अनुभव है। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी बड़ी कथाएं कहूं कि ऐसे दिखने वाला यह जीवन तो मेरा बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके कटु अनुभव जो है, दुख भरे अनुभव है, अभावग्रस्त जीवन से बहुत बड़े बड़े अनुभव मेरे जीवन में है। और आज मैं वह उन अनुभवों को आपके सामने में कैसे कहूं।
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? मौन रहना, चुप रहना। अब कवि कहते हैं कि आज भले ही मैं लेखक हूँ, कवि हूँ, लेकिन इस साहित्यिक क्षेत्र में मेरे से अच्छे और अनुभवी कवि और लेखक है। तो मैं आज चाहता हूँ कि मैं यह अच्छा नहीं कि मैं यहाँ औरों की सुनता, कि और लोगों की अनुभव को सुनूं और लोगों की अच्छी बातों को मैं सुनूं, तो और उनकी बातें, प्रेरणादायक बातों को सुनकर मैं अब क्या करना चाहता हूँ, चुप्पी साध लेना चाहता हूँ, मैं मौन धारण करना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभव को नहीं बताना चाहता हूँ। आगे कवि अपने दोस्त से कहते हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अब मेरी आत्मकथा है वो कैसी है? सीधी सादी, भोली भाली, अभाव से ग्रस्त पक्ष को लिखा है मैंने, दुख भरे अनुभव ही मेरे जीवन में है। तो उसे सुनकर तुम्हारा क्या भला होने वाला है? बल्कि तुम कुछ प्रेरणा पाओगे मेरे इस अनुभव से? नहीं, बल्कि इस दुख भरे अनुभव से शायद तुम भी दुखी हो जाओगे और पढ़ने के बाद, सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि हमें इस अनुभव से कोई भी उत्साहित प्रेरणादायी बातें सीखने को नहीं मिली। इसलिए मेरी भोली भाली कथा, आत्मकथा से तुम कुछ भी प्रेरणा नहीं तुम्हारा कुछ भला नहीं हो पाएगा। अब कवि आगे कहते कि अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब देखो, अब जो मेरी जो दुख भरी कहानियां है या मेरे जो अनुभव है, अब वो क्या हो गया, मेरा अतीत बन चुका है। और ऐसे अतीत को मैं वर्तमान में नहीं याद करना चाहता हूँ। होता है ना हमारे साथ भी, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कटु अनुभव होते हैं, दुख के क्षण होते हैं, जो हम अब वर्तमान में उसको याद करना नहीं चाहते। क्यों? कैसे ऐसे कभी कभी होता है कि दुख भरे उन क्षणों को, उन अनुभव को जब हम वर्तमान में याद करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, और भी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अब मेरे जो अतीत के दुख भरे अनुभव है वह अब क्या हो चुके हैं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन व्यथा अर्थात चुप, मौन मतलब चुप रहना, और व्यथा, व्यथा मतलब मेरी पीड़ा। अब मेरी जो पीड़ा है वह अतीत बन चुके हैं और वर्तमान में मुझे उसे याद नहीं करना है, और वह थक कर सो गई है। अर्थात मैं उसको, उन अतीत में जो अनुभव मैंने लिया है, उन दुख भरे अनुभव को मैं अब भूल चुका हूँ, अब उनको मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ। और अभी समय भी नहीं है कि अब उचित समय भी नहीं है कि मैं अपने अनुभव को आत्मकथा के रूप में लिखूं। अब देखते हैं इस काव्य के पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ: अरुण कपोलो लाल लाल गाल, मतवाली मस्त कर देने वाली, अनुरागी उषा प्रेम भरी सुबह, मधुमाया प्रेम से भरी, पातेह सहारा, पथिक यात्री, पंथा रास्ता, सिवन सिलाई, कंथा गुदड़ी या अंतर्मन, जीवन की कहानी या मन के भाव, मौन चुप, व्यथा दुख। भावार्थ देखते हैं। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेम बिखरता उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ। अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई है। मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सके, इसलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ कर देखना चाहते हो। मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है।
तो बच्चों, इस प्रकार हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई आत्मकथ्य इस कविता को विस्तार से पढ़ लिया है। यह कविता यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।